बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च के साथ बेटे मैं हूँ अरसलान मसूद, आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू रिसर्च के अंदर हमने रिसर्च और उसके साथ जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उसको हमने क्या करना है, इसमें डिस्कस करना है। टॉपिक वाइज डिस्कस हैं जी। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले रिसर्च की डेफिनेशन, अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च के बारे में हमने इसमें देखना है। उसके बाद वाई मैनेजर शुड नो अबाउट द रिसर्च, मैनेजर्स को रिसर्च के बारे में क्यों पता होना चाहिए। मैनेजर्स एंड कंसल्टेंट रिलेशनशिप, जिसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप के बारे में हमने देखना है कंसल्टेंट के। उसके बाद नॉलेज अबाउट द रिसर्च एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, और लास्ट पे रिसर्च की एथिक्स। आगे चलते हैं जी। थोड़ा सा कहते हैं कि रिसर्च क्या होती है। मैं रिसर्च को एक्सप्लेन करने से पहले सर्च के बारे में आपको बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्च। तो सर्च का मतलब होता है कि तलाश करना, ठीक है। अब क्या तलाश करना डिपेंड करता है कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्यूरी है जिसके हल के लिए आप कुछ सर्चिंग कर रहे हैं। अब रिसर्च क्या है? कहते हैं रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन फैक्टर्स। रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते हैं एक थॉरोली स्टडी और एनालिसिस करने के बाद सिचुएशंस का। अब ये बेसिकली क्या है, ये रिसर्च की एक डेफिनेशन है। अगर आप देखें ना तो सर्च के साथ री आ गया कि अगर एक दफ़ा ढूंढने के साथ अगर आपको प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता तो आप बार बार उसको जो है उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द मैनेजर्स। व्हाट इज़ रिसर्च? वंस अगेन जी, मैनेजर्स के बारे में वो बात कर रहे हैं कि मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली इंगेज देमसेल्फ इन द स्टडी एंड एनालाइजिंग इशूज एंड हेंस आर इन्वॉल्व इन सम फॉर्म ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी एज दे मेक द डिसीजन एट द वर्क प्लेस। अब उसको इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैनेजर्स अपने आप को बिजी रखते हैं, इंगेज रखते हैं और देख रहे होते हैं सिचुएशंस को कि क्या कहाँ पे इशू आ रहा है, ताकि उस इशू को सॉर्ट आउट करके फौरी उसका हल निकाला जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जी। कुछ मैनेजर्स अच्छा डिसीजन लेते हैं, कुछ गलत लेते हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से, इनएक्सपीरियंस की वजह से, और कुछ का डिसीजन जो है वो सेंट्रल में रहता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा मूव करते हैं क्विकली। व्हाट इज़ रिसर्च वंस अगेन, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दी। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपके लिए एक केस स्टडी के तौर पे आपने इसको ज़रूर पढ़ना, आपकी मज़ीद थिंकिंग्स जो हैं वो क्लियर होंगी, ठीक है। एक्साइटमेंट ऑफ रिसर्च की बात कर रहे हैं कि रिसर्च के बारे में क्या एक्साइटमेंट्स होती हैं इंसान को। तो कहते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड रिसर्च एंड एक्साइटिंग एंड रिलेटिवली स्मूथ प्रोसेस। आज का जो दौर है, इस दौर के अंदर जो रिसर्च है वो बड़ी इजी हो गई है और बड़ी आसान हो गई है। लोग उसको करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट मिल गया है। इंटरनेट की वजह से नॉलेज आपको बड़ा ज़्यादा होता है, ग्लोबल मार्केट है। फिर वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो भी किस पे बेस कर रही है, आपकी सर्च के ऊपर कर रही है। थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। रिसर्च एंड मैनेजर्स की बात कर रहा है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या, चले अभी नहीं पूछूंगा, बाद में पूछता हूँ, पहले टॉपिक क्लियर करते हैं। द मैनेजर्स इनकाउंटर अ बिग एंड स्मॉल प्रॉब्लम ऑन अ डेली बेसिस विच दे हैव टू सॉल्व बाय मेकिंग द राइट डिसीजंस। मैनेजर जो हैं वो डेली बेसिस पे बड़ी या छोटी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं द बिजनेस रिसर्च इज़ यूजली कंडक्ट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लमेटिक इशूज़ इन द एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। लेकिन जो एक रिसर्चर होता है, ये फाइनेंस के, मार्केटिंग के जो इश्यूज़ आते हैं ना, जो छोटे छोटे डायनामिक्स होते हैं, उनमें अगर कोई इशू आ रहा होता है तो उसको वो क्या कर रहे होते हैं, उसको वो सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है जी, कहते हैं कि प्रॉब्लम इन अकाउंटिंग, बजट्स कंट्रोल, यानी अकाउंटिंग में क्या क्या मसले आ सकते हैं। बजट आप बनाते हैं, इन्वेंट्री का इशू आ सकता है, डेप्रिसिएशन का, टाइम सीरीज, ट्रांसफर प्राइस, टैक्सेशन मेथड। ये कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो कि अकाउंट से रिलेटेड करते हैं और रिसर्चर इसको सॉर्ट आउट करते हैं। और फाइनेंस के अंदर क्या इशू आता है जी, ऑपरेशंस का इशू आता है, फाइनेंशियल रेशियोज़ का इशू आता है, मर्जर एंड एक्विजिशंस का इशू आता है, लिवरेज बाय आउट का इशू आता है, यील्ड का इशू आता है। ये फाइनेंस के हैं। मैनेजमेंट के इश्यूज़ जो डिफरेंट है वो एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड, बिहेवियर का इशू है, एचआर। फिर उसके बाद प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, स्ट्रेटेजिक फार्मूलेशन के इश्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के इश्यूज़ हैं जो कि आपके रिसर्च के अंदर आ रहे होते हैं। मार्केटिंग में क्या क्या इश्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं जी, प्रोडक्ट इमेज है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट पैकेजिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये आगे चल के आएगा, एक्सप्लेन करेंगे इसको। प्रोडक्ट प्राइसिंग, आफ्टर सेल्स सर्विसेज, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एनपीडी भी इसको कहते हैं। इससे रिलेटेड किसी भी शख्स को या किसी भी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये प्रॉब्लम है मार्केटिंग के हवाले से। उसके बाद रिसर्चर कैन बी अंडरटेक फॉर द टू डिफरेंट पर्पसेस। जो रिसर्चर हैं वो दो पर्पसेस के लिए भी कंडक्ट की जाती हैं। अभी अगला सवाल आ रहा है, पहले वाला जो सवाल था ये यहाँ पे आगे कंप्लीट हो रहा है के हिसाब से कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च
एंड राइट ए नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न इरा, ऐसे करके एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो उसमें आप ये चारों चीज़ें बता दें जी, हम इसीलिए रिसर्च करते हैं कि रिसर्च और जो मैनेजर है वो बेसिकली दोनों डिफरेंट फील्ड के होते हैं। मैनेजर मैनेज करता है, लेकिन रिसर्चर जो है जो छोटे छोटे डायनामिक या छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको वो सॉल्व कर रहा होता है। आगे वो कहते हैं टाइप ऑफ बिजनेस रिसर्च की बात कर रहा है। एक आपके पास अप्लाइड रिसर्च है, दूसरी आपके पास बेसिक रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च वो वाली रिसर्च होती है जो कि करंट प्रॉब्लम यानी जो आपको आ रही होती है उसको हल करने के लिए आप जो सर्च करते हैं, दैट इज़ द अप्लाइड रिसर्च। यानी अभी करंटली अगर आपको कोई इशू आ रहा है उसको हल करने के लिए जो आप रिसर्च करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द अप्लाइड रिसर्च। मतलब जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी होती है उसको बेस बना के अपने सिरे से रिसर्च कंडक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरी है जी बेसिक रिसर्च है। बेसिक रिसर्च कहते हैं प्योर रिसर्च को, मतलब इससे पहले रिसर्च जो है वो नहीं हुई होती। आप क्या करते हैं कि आप अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए या अपने नॉलेज के लिए या अपने इल्म में इजाफे के लिए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो फर्स्ट टाइम थी उसके हल के लिए आप नए सिरे से जो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, दैट इज़ द बेसिक या प्योर रिसर्च। जैसे डेंगू जब फर्स्ट टाइम आया था तो डेंगू के बारे में किसी को नहीं था पता कि ये आखिर बीमारी है क्या। जब वो लड़ता था ना, उसके जो सिम्टम्स थे उससे पहले किसी बीमारी के वो सामने नहीं थे, तो उस पर फिर जब सर्च शुरू हुई तो पता चला जी ये डेंगू है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, एग्जांपल्स ऑफ द अप्लाइड रिसर्च की बात कर रहा है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी होती है उसको बेस बना के जब सर्च आप करते हैं, दैट इज़ द अप्लाइड रिसर्च। ये एग्जांपल्स स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी के लिए आपने स्लाइड्स का लिंक मैं दे दूँगा, आपने इसको डाउनलोड करके इसमें से कर लेना है। इसी तरह बेसिक रिसर्च है। बेसिक रिसर्च प्योर रिसर्च को कहते हैं जो नए सिरे से होती है अपने नॉलेज में इजाफे के लिए, या प्रॉब्लम जो बिल्कुल न्यू होती हैं या नए सिरे से होती हैं उनके हल के लिए। तो आप जो सर्च कंडक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट वन इज़ द एग्जांपल्स ऑफ द बेसिक रिसर्च की बात कर रहे हैं। बेसिक रिसर्च की क्या क्या मिसालें हैं, कहते हैं दीज फाइंडिंग्स लेटर बिकम द यूजफुल फॉर द एप्लीकेशन इन द बिजनेस सिचुएशंस। हाँ, कहते हैं ये वाली जो सर्च होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, बड़ी महंगी होती है और बड़ी हैवी होती है। बाद में इसको बिज़नेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक दफ़ा अगर आपने कर लिया तो बाद में इस पर मज़ीद वर्किंग करके अपने बिज़नेस के अंदर अगर दूसरे एरियाज़ में इशू आ रहे हैं तो उस एरियाज़ को भी इस सर्च की मदद से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बिटवीन अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च की बात कर रहा है, तो उसमें वो ये कहता है इज़ स्पेसिफिकली एम टू सॉल्व द करंट प्रॉब्लम। जो करंट प्रॉब्लम होती है जिसके लिए आपको टाइम कम होता है या डाटा मौजूद होता है, उसके लिए आप अप्लाइड रिसर्च करते हैं। और बेसिक रिसर्च वंस अगेन जनरेटिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना एंड प्रॉब्लम। यानी ये नए सिरे से और बड़ी रिसर्च होती है और इसके लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब दोनों सर्चेज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है भाई। ये वाली अप्लाइड रिसर्च लोग इसीलिए करते हैं कि होती भी सस्ती है, वो भी जल्दी जाती है और आपको रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन बेसिक रिसर्च जो है ये बड़े लेवल पे होती है, पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, एक्सपीरियंस लोग आपको रिक्वायर्ड होते हैं जो कि एक एक चीज़ को टेक्निकल मैनर में लेते हैं और बाद में उसका हल निकालते हैं। मैनेजर्स एंड रिसर्चर वंस अगेन बात कर रहे हैं जी। हमने पीछे भी एक बात पढ़ी थी कि मैनेजर्स चीज़ों को मैनेज करते हैं और रिसर्चर उन चीज़ों के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसको हल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारे के सारे मैनेजर्स रिसर्चर हो सकते हैं या फिर सारे के सारे रिसर्चर्स मैनेजर्स हो सकते हैं। एक सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है, क्या सारे के सारे मैनेजर्स रिसर्चर भी हो सकते हैं या फिर सारे के सारे रिसर्चर्स मैनेजर्स भी हो सकते हैं? हाँ या ना रीज़न आपने मुझे बतानी है। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें आता है जी मैनेजर्स एंड रिसर्चर चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कंसल्टेंट या रिसर्चर की बात कर रहे हैं। अब पिछला टॉपिक जो था वो रिसर्च और रिसर्च के बाद उसने बोला हुआ था कि आप अप्लाइड और बेसिक रिसर्च के बारे में बताएं। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिसर्चर या कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे कहते हैं कि इंटरनल या एक्सटर्नल कंसल्टेंट कौन लोग होते हैं। ये वो लोग हैं, सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम होती है ना उसको हल करने के लिए आप एम्प्लॉय रखते हो जो कि रिसर्च कर रहा होता है बैठ के, ही इज़ द इंटरनल रिसर्चर। लेकिन जब उससे मामला नहीं ना डील हो रहे होते या मामला उसको समझ नहीं आ रहा होता तो फिर आप एक्सटर्नल बंदा हायर करते हैं। ये बाकायदा तौर पे एजेंसीज़ होती हैं जो कि रिसर्च वगैरह कंडक्ट करती हैं। अब इंटरनल रिसर्चर जो है उसमें वो ये कहते हैं some organizations have their own search department which might be called the management services department, the organization method department and R&D research and development। देखिए बात वहीं पे आ गई। ठीक है, उसके बाद such department within the organization serve as the internal consultant if the face certain problem। ये जो है कंसल्टेंट के तौर पे आपको कर रहे होते हैं अगर
डिपार्टमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट वन इज़ द एडवांटेजेस, इसके क्या होते हैं, कहते हैं जी बेटर चांस ऑफ बीइंग रेडिकली एक्सेप्ट बाय द एम्प्लॉयज़, अच्छा चांस होता है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा दें। द टीम वुड रिक्वायर द मच लेस टाइम, बड़ा कम टाइम चाहिए होता है क्योंकि हर बंदा तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ़ होता है ना। नेक्स्ट वन इज़ द, कहते हैं वुड बी एबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग देयर रिकमेंडेशंस आफ्टर द रिसर्च फाइंडिंग्स आर, हाँ अपनी रिकमेंडेशंस को भाई आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस है। द इंटरनल टीम माइट भी कॉस्ट बेस की कम आती है। उसके बाद कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कहते हैं इसमें फ्रेश आइडियाज़ नहीं होते, पुराने आइडियाज़ चल रहे होते हैं, लोगों के पास नॉलेज भी कम होता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास पावर नहीं है तो कोई दूसरे जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो आपके डिसीजंस पे और डिसीजंस को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं द पॉसिबिलिटी इंटरनल रिसर्चर्स आर नॉट परसीव्ड एज एक्सपर्ट, जो इंटरनल रिसर्चर होता है उसकी एक्सपर्टीज़ को कोई बंदा मानता ही नहीं है, ठीक है, उसको परसीव ही नहीं करता। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सर्टन ऑर्गेनाइजेशनल बाइसेस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बाइसनेस आना शुरू हो जाती है। मतलब बाइसनेस से मुराद ये है कि लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट भी नहीं करते। दूसरा ये होता है कि अक्सर औक़ात आपकी फाइंडिंग्स जो हैं वो लेस साइंटिफिक होते हैं। लेस साइंटिफिक से मुराद ये है कि वो लॉजिक्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट वन इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द एक्सटर्नल कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं, ये वो बंदा होता है जो बाहर से हायर किया जाता है, ठीक है। क्या हार्ड वर्कर होता है, इसके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, नॉलेज भी ज़्यादा होता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड मैनर में चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है। नेक्स्ट वन इज़ द, वो कहते हैं कॉस्ट इसकी चलो थोड़ी ज़्यादा होती है, इसका डिसएडवांटेज आ रहा है। उसके बाद ये है कि ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करके ये बंदा रखना पड़ता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए। वार्म वेलकम और नॉट एक्सेप्टेबल बाय, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते इतनी जल्दी, याद रखिएगा। उसके बाद दे चार्ज एडिशनल फ़ीस, जितना ज़्यादा ये बंदा टाइम स्पेंड करेगा उतनी ही ये एडिशनल फ़ीस आपको चार्ज भी करेगा। उसके बाद एथिक्स आते हैं बिज़नेस के अंदर, ठीक है। एथिक्स क्या होता है, अच्छा इसमें एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे बिज़नेस के जो सीक्रेट्स होते हैं ना वो भी ज़रा लीक होने के ख़तरात होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें। उसके बाद एथिक्स है जी, एथिक्स इन बिज़नेस रिसर्च रेफर्स टू अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिहेवियर। दो चीज़ें होती हैं जी, एक मॉरल वैल्यू होता है, एक एथिकल पॉइंट होता है। तो मॉरल वैल्यू अखलाकी दर्स को कहते हैं या अखलाकी वैल्यू कदरों को कहते हैं, लेकिन जो है एथिक्स ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग लोगों ने अपना बिहेवियर लेकर चलना होता है। तो रिसर्च के अंदर एथिक्स का ख्याल आपने रखना होता है कि आप किसी का डाटा जो है वो शेयर ना करें, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना करें, या जो आपने फॉर्म वगैरह फिल किए हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रहने दें ना। देखें 100 बंदे में मसले मसाइल आते हैं किसी एक इंडिविजुअल के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आप उसको पब्लिश करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है उस बंदे के लिए मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। सो दिस इज़ द पॉइंट बेसिकली। आज के स्लाइड के अंदर हमने रिसर्च के बारे में देखा है, उसके एथिक्स के बारे में देखा, ठीक है, और उसके साथ साथ इंटरनल एक्सटर्नल रिसर्चर देखा, अप्लाइड प्योर रिसर्च के बारे में देखा, इंटरनल एक्सटर्नल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देखे। सो दिस वन इज़ द स्लाइड। आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर इसमें से मज़ीद कोई सवाल पूछने वाला है तो आप इसको रिवाइंड भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू इंस्टेंटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप लाइक वीडियो एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।